नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और हुंकार की बस अब शुरुआत होने को है। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी भले ही विपक्ष को नहीं जोड़ पाए हैं, लेकिन वो काम अडानी के मुद्दे ने आज कर दिखाया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जिस तरह अडानी ग्रुप के शेयर्स में जोरदार गिरावट आई, उसने विपक्ष को एक मौका दे दिया। विपक्ष की 16 पार्टियों ने एकजुट होकर अडानी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष इस मामले में संसद में बाकायदा चर्चा चाहता है और जेपीसी जांच की मांग भी कर रहा है। सरकार इस पर खामोश नजर आ रही है। आखिर कब तक संसद में कामकाज ठप रहेगा? सरकार इस मामले में किस बात की इंतजारी में है? इन तमाम मुद्दों पर आज के हुंकार। लेकिन पहले आप देख लीजिए आज अडानी के शेयर्स का हाल क्या रहा है। देखिए, हमारे पास जो जानकारी है उस मुताबिक आज शेयर बाजार में अडानी के शेयर्स में थोड़ी बहुत बढ़त जो है वो देखी गई है। संभलते हुए यहां पर वो तमाम शेयर्स जो है नजर आए हैं। आज किस तरीके का हाल रहा? अडानी एंटरप्राइजेज में प्लस 1.38% का इजाफा देखने को मिला है। ये अडानी के शेयर्स का हाल मैं आज की तारीख में आपको बता रही हूं। अडानी पोर्ट्स में प्लस 7.87% का जो ग्रोथ है वो देखा गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी जो है वो माइनस में रहा। अडानी ट्रांसमिशन जो है वो -10% पर अभी भी ट्रेड करता रहा। अडानी पावर जो है वो -5% पर। अडानी विल्मर जो है वो -5% पर। अडानी टोटल गैस जो है वो भी -5% पर। लेकिन कुछ जो शेयर्स थे वो प्लस में एक बार फिर से यहां पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 15 दिन में कितना नुकसान हुआ है वो भी आप यहां पर देख लीजिए। अडानी एंटरप्राइज को -54% यहां पर पिछले 10 दिनों में। अडानी पावर जो है ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद किस तरीके का नुकसान हुआ? अडानी पावर को -30% का। अडानी विल्मर को कितना नुकसान हुआ है? -30% का। अडानी टोटल गैस को -58% का। अडानी पोर्ट्स को -34%, -34% का। अडानी ग्रीन एनर्जी को लगभग आधा से 1% ऊपर यानी -51% का नुकसान हुआ है। अडानी ट्रांसमिशन को -49% का। और ये नुकसान छोटा मोटा नहीं है, साफ तौर पर बहुत बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है। अडानी एंटरप्राइज जहां से हमने शुरुआत की थी, -54% जो है वो लगातार परेशानी का सबब बन रहा है। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से ये आधी हुई दौलत पर राजनीति में विपक्ष को जो है एक ऑक्सीजन एक बार फिर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब ये देखिए, हिंडनबर्ग पोर्ट से आधी हुई दौलत के बारे में आपको जानकारी थोड़ा डिटेल में दे देते हैं। नेटवर्थ 17 जनवरी को थी 10 लाख करोड़, वो 3 फरवरी को 5,40,000 करोड़ के 4,000 करोड़ के आसपास रह गई है। और रैंकिंग जो थी वो कभी तीसरे नंबर पर अडानी रहा करते थे, आज वो 21वें नंबर पर पहुंच गए हैं अमीरी की अगर मैं बात करूं तो। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बता रही हूं। जो नेटवर्थ 10 लाख करोड़ की हुआ करती थी वो लगभग आधी हो गई है। जो रैंकिंग तीसरी हुआ करती थी अडानी की, वो आज 21वें नंबर पर आ गई है। आज इस पर मैं बहस करूं उससे पहले आप ये वार पलटवार जो हो रहा है अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर, आप उसे देख लीजिए, फिर सारे खास मेहमानों से होगी ये बहस। डिमांड तो सारे जो विपक्ष के पार्टियां हैं एक ही चीज मांग रहे हैं कि जो आजकल चल रहा है हमारे देश में, जो स्टॉक मार्केट्स के कोलैप्स हो रहे हैं, कि इस विषय पे चर्चा हो जाए, क्योंकि ये तो आम आदमी पे क्या असर है हमें जानना चाहिए। साधारण आदमी की सेविंग्स जब LIC और PSUs के अंदर है तो आम आदमी को जानना चाहिए कि देखिए हमारे पैसे क्या सेफ है, सुरक्षित है। हमारे सरकार का लेना देना कुछ नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन। एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। चर्चा शुरू करने के लिए जा रहे हैं तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। सर, वो जेपीसी या कोई डिमांड कर रहे हैं? जेपीसी में हमारा काम, सरकार का कोई नहीं। कौन सा नियम ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने उठाया, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान उठाया, 267 का नोटिस पिछले 2 दिनों से लगातार दे रहा हूं। किस नियम के तहत आप उठाएंगे? ये घोटाला अकेले अडानी का घोटाला नहीं है, ये घोटाला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ घोटाला है। ये बड़ा विषय है ना, तो फिर उनके समझ में नहीं आ रहा, उनको शायद हाउस चलने नहीं देना है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि हाउस को चलने दें। राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया उस पे धन्यवाद प्रस्ताव की जो परंपरा है, उस परंपरा को वो डिस्टर्ब नहीं करें, उसको नहीं तोड़ें तो अच्छा है।
सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रियंका चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राज्यसभा सांसद है शिवसेना की तरफ से। जरा उनका पहले रुख कर लेते हैं। प्रियंका जी, आज सवाल इस बात को लेकर पूछा जा रहा है कि अडानी तो वो हैं जिन्होंने इस देश के अलग अलग राज्यों में, इनफैक्ट महाराष्ट्र में भी बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किया है। जब इन्वेस्टमेंट होता है तब अडानी पर चुप्पी, लेकिन हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आती है तो अडानी मोदी के हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसका अंतर बता दूं। जो राज्यों में इनको बिजनेस मिला है वो टेंडर प्रोसेस के माध्यम से और सारे चेक्स एंड बैलेंसेस पार करने के हिसाब से। कहीं भी अगर उसमें कोई फॉल्ट हो तो देश में आरटीआई है, आरटीआई के आधार पर इसका चर्चा हो सकती है। सवाल ये है, 3 चीज़ों का सवाल है। 2014 से लेकर 2023 पे आज हम हैं। 1.7 बिलियन जिसकी वेल्थ होती थी, डॉलर 1.7 बिलियन, आज 137 बिलियन है। काफ़ी नेशनल प्रोजेक्ट्स उनके हाथ में हैं। देश का कोल हो, देश की माइनिंग हो, देश की स्टील हो, सीमेंट हो, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, वो केंद्र के अंतर्गत आते हैं और केंद्र ने उनको हैंडओवर किया है। बल्कि यहाँ तक एक और बात है, भामरा जो ओडिशा में है, उनको जो एलएनजी टर्मिनल आईओसी और गेल ने दिया है, प्रोजेक्ट दिया है, करीब 45,000 करोड़ का दिया है, जिसका टेंडर प्रोसेस भी नहीं हुआ है। ये भी एक सवाल है। तो एक सवाल ये है। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, कोई उनकी वेल्थ के लिए नहीं किसी तरीके से दिक्कत है, जॉब क्रिएशन की कोई दिक्कत नहीं है, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन को लेकर है। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या कहती है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट कोई नई नहीं है। हमारे काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस बारे में कहा है कि स्टॉक का ओवर प्राइसिंग है। और स्टॉक ओवर प्राइसिंग कैसे हो रहा है? जब विदेशी कंपनीज, विदेश में बनाई गई कंपनीज, जो कंपनीज, जो कंट्रीज हैं, जो टैक्स बचाने के लिए कंट्रीज से इस्तेमाल होता है, पैसा डाइवर्ट होता है, वो सबसे ज़्यादा इसमें इन्वेस्टेड हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो आम जनता जब स्टॉक मार्केट के प्राइसेस बढ़ते हुए देखती है, उनको लगता है चलिए इस ग्रुप में पैसा डालना वर्थ इट है। तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स की बात। अब दूसरा एक्सपोजर जो है LIC, SBI और इनका जो लोन एक्सपोजर है, 30% इनको जो लोन्स मिले हैं अगेंस्ट देयर एसेट्स एंड देयर स्टॉक वैल्यूएशन, वो नेशनलाइज्ड बैंक से मिले हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने चर्चा मांगी है। हमने कहा है स्टॉक ओवर प्राइसिंग हुआ है, स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है, और विदेशी कंपनियों के माध्यम से, जो कि शेल कंपनीज हैं, उसके माध्यम से इस स्टॉक का मैनिपुलेशन, हेरा फेरी हुई है। और ये हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट को हमें देखनी भी जरूरी नहीं थी। अगर हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ऑलरेडी इसके बारे में खतरा बता रहे थे तो इसकी जांच तो सेबी को कर लेनी चाहिए थी। ये मार्केट रेगुलेटर ने अपनी जांच नहीं की, जिसकी वजह से आज हमें देश में इस तरीके का एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ रहा है। कई ऐसे मार्केट पर नजर रखने वाले जानकार और 9.5 लाख करोड़। नहीं, प्रियंका जी सुनिए ना, वो ये कह रहे हैं कि ये एक इंटरनेशनल गुटबंदी दिखाई दे रही है। ये जबरदस्ती का कोई एजेंडा अगेंस्ट इंडिया सेट करने की कोशिश की जा रही है। उस पर आप क्या जवाब देंगे? मैं यहाँ पर देखिए, जो काम हुआ है इंटरनेशनल गुटबाजी, किसने उनको ये मौका दिया? आप पहले मुझे ये बता दें। आज सेबी अगर अलर्ट होती, ड्यू डिलिजेंस कर रही होती, RBI ड्यू डिलिजेंस कर रही होती, केंद्र सरकार ड्यू डिलिजेंस कर रही होती, केंद्र सरकार इस पे ध्यान रख रही होती, तो आज ये हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट इस तरीके का तहलका नहीं मचाती। और आप मुझसे कह रहे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, आपको बताऊं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अदानी स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, दे आर ओन्ड बाय प्राइवेट पार्शली ओन्ड कंपनीज ऑफ अदानी ओनली। ये भी चर्चा का विषय है। एलारा कैपिटल आप देख लीजिए, जो हाईएस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टर है इसमें, मोनार्क नेटवर्क देख लीजिए, जो बाकी एस्टैब्लिश्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, क्या वो अपने इन्वेस्टर्स मनी को इस तरीके से मैनिपुलेट होने देंगे? आज आप रिटेल इन्वेस्टर्स देख लीजिए, किसी ने उनके FPO में सब्सक्राइब नहीं किया, रिटेल इन्वेस्टर ने, और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने किया है वो भी अभी शक के घेरे में है। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं किसी तरीके का धक्का किसी एक इंडस्ट्री को पहुंचे, पर इन्वेस्टिगेशन हो, क्लीन बिजनेसेस हो। क्या अदानी इज दी ओनली कंपनी? नहीं, इस देश में बिरलाज हैं, टाटाज हैं, गोयंकाज हैं, बहुत सारी कंपनी हैं, पर उनके दे मीट द कंप्लायंसेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो आप ये कह अगर यहाँ पे कंप्लायंस नहीं कह रही हैं कि अब तक जांच क्यों ना, वो एंटी इंडिया कैसे हो गया? हाँ, आप ये कह रही हैं कि ये नहीं, आपकी मांग एंटी इंडिया नहीं है।
ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसे लेकर कई इकोनॉमिस्ट ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये वाकई तथ्य है या इंटरनेशनल गुटबाजी किसी तरह की हो रही है, क्योंकि कई ऐसे रिपोर्ट्स भी सामने आई है कि इस एक कंपनी के पीछे कई ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट भी लगे हुए थे। खैर, आप जो मांग कर रही है जांच की, हम उसमें डिटेल में जाए उससे पहले आप जांच क्या चाहती हैं? जेपीसी की जांच हो? बिल्कुल, जेपीसी की जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि देश में जब और मैं बता दूं 2014 से पहले जब भी क्रोनी कैपिटलिज्म की बात होती थी, टेलीविजन चैनल्स में चिल्लाकर उसको स्कैम और करप्शन बताया जाता था। 2014 के बाद जैसे ही क्रोनी कैपिटलिज्म की बात करते हैं, उसको नेशनलिज्म और एंटी इंडिया नैरेटिव दिया गया है। पर इसमें 2014 के बाद का मामला नहीं है। आई थिंक अगर कोई ये जो रिपोर्ट है वो 10 साल से ज्यादा तक स्टडी करने के बाद आई है, तो उसमें तो मनमोहन काल भी आ गया, यूपीए का काल भी आ गया है। अरे आप, मैं फिर से बताती हूं, मैं रिपीट करती हूं क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था। 2014 में पर्सनल वेल्थ 1.37 बिलियन डॉलर्स, कॉर्पोरेट ग्रुप जो था 1.37 बिलियन डॉलर्स का था। 2023 में वो 137 बिलियन डॉलर का है। आप अंतर समझ रही हैं? जो जब 2014 में सरकार छोड़ी थी और 2023 में एक ही ग्रुप का कंसोलिडेशन हुआ है, वेल्थ कंसोलिडेशन, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन। एंड जब इस तरीके का काम हो रहा है, अगर कंसोलिडेशन हो रहा है, मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा है, ओवर प्राइसिंग हो रहा है, और ये सारे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अगर बकवास है, खारिज कर देनी है, तो खारिज भी आप तथ्यों से करिए ना, आप डॉक्यूमेंटेशन दिखा दीजिए। ओके, प्रियंका जी कह रही है एसबीआई ने अपना एक्सपोजर कितना है नहीं बताया। आरबीआई हैड टू स्टेप इन। आरबीआई कल स्टेप इन किया है प्रेशर के बाद कि आप सब लोग सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स बताएं कितना एक्सपोज है और कितने इन्होंने लोन्स ऑफर किया। एसबीआई ने आज बता दिया है, थोड़ी देर पहले ही प्रियंका जी उन्होंने बता दिया है कि जो जिस एक्सपोजर की आप बात कर रही हैं वो 8% के आसपास है एसबीआई के। 1%, 8 भी नहीं, 1% सर, 0.9 टू बी प्रिसाइज। अगेन आप कंफ्यूज करने की, आप वन सेकेंड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एलआईसी ने 0.9% कहा है, एसबीआई 8% कह रही है। नहीं, एसबीआई ने 0.9% कहा है। बहुत सारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं। आप कंफ्यूज कर रही हैं प्रियंका जी। 0.9% एलआईसी का है, 0.9% एलआईसी का है मैम। एसबीआई टोटल एक्सपोजर टू अडानी ग्रुप इज 0.9%। चलिए अब ऑफ ओवरऑल लोन बुक। चलिए 0.9% ले लेते हैं। चेयरमैन दिनेश का। मैम अलाउ मी टू कंप्लीट। अच्छा मुझे कंप्लीट, चलिए मैं कंप्लीट कर लूं। आपका 0.9% में ले लूं क्योंकि मेरे पास इमीडिएटली आई वुड नॉट हैव एन आंसर। पर आपने तो मुझ पे आरोप लगा दिया ना प्रियंका जी, आपने कहा कि मैं कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही हूं। मैं तथ्य यहां पर आपको बता रही हूं। इनको ऑफर किया है और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सारी नेशनलाइज्ड बैंक ओवर प्राइवेट बैंक्स 30% नेशनल बैंक्स का एक्सपोजर, लोन एक्सपोजर है और उसमें से 10% प्राइवेट बैंक्स का है। तो क्या कंप्लायंसेस हुए हैं और कंप्लायंसेस नहीं हुए हैं तो किस आधार पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और प्लीज़ लेट्स नॉट फॉरगेट द बिगर पॉइंट हियर, देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल एसेट्स आज उनके हवाले में हैं। तो सिर्फ ये स्टॉक मार्केट का ही क्रैश नहीं होगा, ये इकोनॉमी में भी एक धक्का पहुंचेगा अगर हम इसको, वी डोंट डू कोर्स करेक्शन। दैट इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से। और कोर्स करेक्शन कैसे होता है कि अगर ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है, आई सॉ द 413 पेज रिपोर्ट ऑफ द अदानी ग्रुप, उसमें कहीं भी एक क्वेश्चन का जवाब नहीं था। और ये तो ओपन एंड शट केस है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। उन्होंने हाल ही में कुछ दिन पहले रेड फोर्ट से ये कहा कि बहुत लाखों इन्होंने शेल कंपनीज बंद कर दी और लाखों शेल कंपनीज जो हवाला करती थी वो बंद कर दी। अब ये सामने एक आपके पास रिपोर्ट है जो क्लियरली लिंक्स एस्टैब्लिश कर रही है, तो वो लोग उसको डिसमिस कर दें। हाईएस्ट जो एफआईआई इन्वेस्टर है वो पार्शली प्राइवेटली, तो ये मान लिया जाए कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है that's the ultimate truth। आप ये मान रही हैं? To build the confidence of the investor and the international community because we are working in a global market।
हमें ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। ओके। ये और कार्रवाई से वो लोग बच रहे हैं। फोन कट इसलिए गया है। investigation प्रियंका जी होने बहुत बहुत वाला है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे भी अब मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। अतुल अंजान साहब राष्ट्रीय सचिव है सीपीआई के, इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। गुरदीप सप्पल साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, विजय सरदाना जी अर्थशास्त्री हैं, शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक है, तौसीफ खान साहब टीएमसी के समर्थक है, नरेश माहेश्वरी शेयर बाजार की जानकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुझे सरदाना जी, जो इस वक्त प्रियंका चतुर्वेदी कह रही थी, जो जनता उनको सुन रही थी, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि प्रियंका जी ये बता रही है कि जांच की जरूरत है, कुछ तो गड़बड़ी हुई है। पहले जब ये होता था उसे क्रोनी कैपिटलिज्म का नाम दे दिया जाता था, आज की तारीख में चुप्पी क्यों? रूबिका जी, आपको, सभी पैनलिस्ट को और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, सिस्टमैटिकली हम बात करते हैं। एक ये लिस्टेड कंपनी है हिंदुस्तान में, ये सिस्टमैटिक कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है हिंदुस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पे, और हमें इस बात का पता है कि इस पूरे प्रोसेस में ऑडिटर्स एम्प्लॉय किए जाते हैं। पहली इन्वेस्टिगेशन ये होनी चाहिए कि क्या ऑडिटर्स ने चूक करी, क्योंकि हर पैसा कहां से आया, कहां गया, क्या क्रेडिबिलिटी थी, हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से आया या नहीं आया। अभी प्रियंका जी कह रही थी कि 2014 से गड़बड़ चल रही है, तो आज 8-9 साल हो गए इस बात को। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि 9 साल तक ऑडिटर्स को पता ही नहीं लगा क्या हो रहा है? तो पहला सवाल तो ये आता है कि अडानी ग्रुप के जो ऑडिटर्स हैं वो दुनिया के टॉप ऑडिटर्स हैं। पहला सवाल तो उनसे बनता है, आपको क्या कहना है कि क्या ये ऑडिटिंग सही हुई या गलत हुई? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है और जिसका काम सरकार की तरफ से है इन्वेस्टिगेशन का, जिसको हम ऑडिटिंग बोलते हैं, पहले उसका जवाब जरूरी है। वो बेसिक एविडेंस है, नंबर 1। अब आते हैं अडानी की बैलेंस शीट को लेके, जिसको कहा जा रहा है कि ओवर इन्फ्लेटेड है, घपला है, वगैरह वगैरह। अडानी की बैलेंस शीट्स 9 की 9 कंपनियों को मैंने पढ़ा है विद डिटेल। आप ये देखिए कि जितने एसेट्स हैं अडानी की बुक्स में विजा विज लोन, एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स आर मोर देन लोन्स। इसका मतलब यह है कि जितना पैसा अडानी ने बैंकों से लिया वो इन्वेस्ट हुआ, कंपनियों का पैसा साइफन ऑफ नहीं हुआ है, ये बैलेंस शीट बताती हैं। अब आते हैं तीसरे मुद्दे पे। जो हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट है वो 2 मुद्दों पे आती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को लेके। क्या भारत सरकार के कंपनी एक्ट में क्या ऐसे प्रावधान है जिसका अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स को लेके वायलेशन हुआ है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री को यह देखना चाहिए कि क्या जो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स है वो एज पर नॉर्म्स है या नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी वो ऑडिट ऑब्जेक्शन में नहीं आया है कि डायरेक्टर अपॉइंटमेंट इज रॉन्ग, या सेबी का कोई नोटिस आया कि आपके डायरेक्टर अपॉइंटमेंट गलत ढंग से हुए, ऐसा कहीं नहीं है। तीसरा मुद्दा आता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, वो फिर ऑडिट का मुद्दा आता है। तो ऑडिटर्स को बताना चाहिए कि क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एज पर कंपनी एक्ट हुए हैं या वायलेशन हुआ है। तो जो जेपीसी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत पॉलिटिकल स्कोरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत यह है कि उनको ऑडिटरों से कहना चाहिए वो एक्सप्लेनेशन दें। आपने आज तक इस कंपनी को 8 साल इन्वेस्टिगेट किया, ऑडिट किया, मेक ए डिक्लेरेशन, और उसका जवाबदेही कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय मांग सकता है, सेबी मांग सकता है, आरबीआई मांग सकता है, तीनों रेगुलेटर हैं। तो मेरा यह कहना है कि इसको अगर वास्तव में हम न्याय चाहते हैं तो लॉजिकल चलना चाहिए, पॉलिटिकल बनाने की जरूरत नहीं। सप्पल साहब, पॉलिटिकल स्कोरिंग है। जो काम भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर पाई वो अडानी ग्रुप ने कर दिया, उसके गिरते शेयर्स ने कर दिया। सीधा आरोप आप पर। रूबिका जी, मैं अभी सरदाना जी को सुन रहा था, मुझे मालूम नहीं वो किस सरकारी ओहदे पर हैं, क्योंकि जो बातें उन्होंने कही वो बातें शायद इस देश में अगर एसबीआई कहती, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती, या कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री कहती, या वित्त मंत्रालय कहता, तो हम सुनते। हमारी शिकायत क्या है
ये तमाम संस्थाएं जिनकी जिम्मेदारी है वो चुप हैं और सरदाना साहब बोल रहे हैं। और ये कहा जा रहा है बीजेपी के लोगों द्वारा कि देश पे हमला हो रहा है क्योंकि अडानी पे हमला हुआ। पहले तो पता नहीं कैसी आपने मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई कि जो एक रिपोर्ट से हिल गई। इतनी फ्रेजाइल मजबूती का उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं हुआ। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है कि ऑडिटर की बात अभी करते रहे। रिपोर्ट में कहा क्या है? एक होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर। रिपोर्ट ने यह बताया कि अडानी ग्रुप के 578 सब्सिडियरी कंपनीज हैं, 578, और उसको केवल 4 ऑडिटर और उनके साथ 11 बच्चे ऑडिट करते हैं। आज 10 दिन हो गए, क्या कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसका संज्ञान लिया है, नोटिस दिया है कि केवल 4 ऑडिटर 578 कंपनीज जिसका कि $232 बिलियन वैल्यू थी वो ऑडिट कर रहे थे? ये बताने के लिए विदेश की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल ये उठता है कि आज हमारी जो बैंकिंग व्यवस्था है वो कोर बैंकिंग से जुड़ी हुई है। हर शाम को रिपोर्ट पूरे देश की इकट्ठी होती है, जाती है, ऑनलाइन ऑटोमेटेड सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये रिपोर्ट मांगने की जरूरत क्यों पड़ी कि एक्सपोजर कितना है अडानी ग्रुप का? वहां के ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं इतने सालों से? क्या जो बेसिक काम अफसरों को करना है वो देश में सबने बंद कर दिया है? और तो आज सपल साहब, आप ये कह रहे हैं कि सरकार या कॉर्पोरेट मंत्रालय जो है एक चीज और, उसकी चुप्पी जो है वो आपको खल रही है? नहीं, वो आके और क्लैरिटी से बात कह दे अपनी, है ना? सपल साहब बस एक सेकंड, मैं आपने जो अपनी बात कही, रूबिका जी एक मिनट, एक लाइन बोलने दीजिए। हाँ ठीक है सर। फोर्ब्स ने तय किया परसों कि 2 कंपनियां इलारा और मोनार्क ने बेनामी ट्रांजैक्शन से एफपीओ में इन्वेस्ट किया। बेनामी ट्रांजैक्शन ईडी के अंडर में आता है, 7 साल की सजा है, जिसकी वजह से अडानी जी ने एफपीओ कैंसिल किया है। आज 48 घंटे हो गए, ईडी ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? जबकि ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के भाई उसके डायरेक्टर थे, उनको कल इस्तीफा देना पड़ गया यूके के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ ईडी ने अभी तक इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया। इतना क्यों सांप सूंघ रहा है? अडानी एक बिजनेसमैन है, वो सरकार तो नहीं है ना, तो सरकार को क्यों सांप सूंघा है, ये मेरा सवाल है। सरकार क्यों अपना काम करने से बच रही है? और अगर विपक्ष भी ईडी काम नहीं करेगी, एसबीआई काम नहीं करेगी, सेबी काम नहीं करेगी, फाइनेंस मिनिस्टर काम नहीं करेंगे, तो क्या विपक्ष भी अपना काम छोड़ दे? विपक्ष अपना काम कर रहा है। गॉट इट सर, सपल साहब मैं समझ गई। शिवम त्यागी, सरकार की तरफ से चुप्पी क्यों? मुझे लगता है कि शेयर्स में ऑलरेडी आपने देखा होगा कि सेबी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है कि जिस ओवर प्राइसिंग की बात शुरुआत में आपसे प्रियंका जी करके गई, लेकिन जिस ओवर प्राइसिंग की ये बात लगातार कर रहे हैं उसी से शुरू कर लेते हैं। और कंपनीज का क्या हाल है? LIC के डायरेक्टर का 30 तारीख को बयान है इकोनॉमिक टाइम्स में, और उन्होंने कहा है कि हमारा जो एक्सपोजर है वो अप्रॉक्सीमेटली 28,000 करोड़ रुपए का है। हम तमाम प्रॉफिट्स के बाद 88,000 करोड़ पर बैठे हुए थे। 30% की गिरावट के बाद भी अप्रॉक्सीमेटली हम बैठे हुए हैं इस समय कितना, 32,000 करोड़ का प्रॉफिट मुनाफा, 60,000 करोड़ पर बैठे हुए हैं हम अभी। जिस SBI की बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि हम $2.2 बिलियन का एक्सपोजर था, आज भी हम प्रॉफिट मुनाफे में चल रहे हैं। इन्होंने कहा कि सरकार की चुप्पी क्यों है? सर मुझे एक चीज बताइए, शेयर्स में अगर इतना ओवर प्राइसिंग था तो अभी सितंबर 2020 में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में ही 50,000 करोड़ का एक पावर सोलर प्लांट लग रहा है, वहां पर भी ओवर प्राइसिंग की जो मनी गई है उस पर नहीं देख रहे हैं आप। 60,000 करोड़ की अभी तक की आज तक की राजस्थान गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप मुझे बताइए वो कहां से हैं? आप कहते हैं कि सरकार सवाल पूछे, जब आप राजस्थान से पूछने जाते हैं तो वो कोई जवाब नहीं देते। छोड़ दीजिए, महाविकास आघाड़ी के समय में भी वहां पर आपने पोर्ट दिया हुआ है उनको। वाइजैग में एक 705 करोड़ की ट्रांजैक्शन यूडीएफ सरकार, केरला सरकार ने दी हुई है, 705 करोड़ ले लिए। आप हर जगह तो देश के 22 राज्यों में उनको काम दे रहे हैं, और नेशनल लेवल पर केंद्र में आकर आप कहते हैं कि उनको इस तरीके से फायदे जो है ये केंद्र सरकार दे रही है। केंद्र सरकार के समय में अदानी आए क्या? अगर उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप देख लें तो 1989 में उन्होंने एक ट्रेड कमोडिटी कंपनी फॉर्म करी थी, टर्नओवर 2.2 करोड़ था। उनको पहली बार अगर 1992 में कारगिल एंड अदानी जॉइंट वेंचर गुजरात में मुद्रा पोर्ट मिला तो किसकी सरकार में मिला? चमन भाई पटेल की सरकार में मिला। केंद्र में कौन थे? नरसिम्हा राव थे। उसके बाद वो आगे बढ़े, फिर उसके बाद उनको और जगह प्रोजेक्ट मिले। 1999 में कोल ट्रेडिंग का लाइसेंस उनको पहली बार मिला, लॉजिस्टिक ट्रेन में उनको लाइसेंस मिला। शिवम त्यागी ये कह रहे हैं कि अडानी सिर्फ हमारे क्यों, जब उनके ऊपर घपले के आरोप लग रहे हैं, या हमारे एज इन बीजेपी के क्यों या मोदी सरकार के क्यों? हमारे साथ यहाँ पर अतुल अंजान साहब भी। अतुल अंजान साहब, लड़ाई इस बात को लेकर आ रही है, तेरा अडानी मेरा अडानी, राज्य में अगर अडानी तो चुप। जवाब तो ले लीजिए।
सपल साहब पहले इसका जवाब तो ले लीजिए। मैं ले लूंगी सर, आपसे जवाब ही लूंगी मैं, लेकिन एक बार मेरे सारे मेहमान उन्होंने LIC बहुत पे कायदे झूठ से, बोला, उसका जवाब भी ले मैं लीजिएगा। सबका जवाब लूंगी सपल साहब, सबका जवाब लूंगी। पहले मैं वेट सीपीआई के करूंगा अपनी राष्ट्रीय सचिव, हाँ बिल्कुल कीजिएगा सर। अतुल अंजान साहब अपनी बात रखेंगे। अतुल अंजान जी। देखिए, देश में एक जबरदस्त हलचल है जी। आर्थिक जगत के अंदर एक जबरदस्त कसमसाहट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी लोगों के अंदर तमाम सवाल उठ रहे हैं। लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स, छोटे छोटे शेयर खरीदने वाले इस बात से चिंतित हैं कि इतना बड़ा स्कैम हो गया और भारत सरकार क्यों चुप है। इतनी बड़ी घटना हो गई, सरकार को जानकारी नहीं। संसद का बजट सत्र भी हो गया, सेबी के बारे में, उसकी भूमिका के बारे में कोई चर्चा नहीं है। और फिर देश के अंदर एक बड़े व्यक्ति ने जो एफपीओ लगाया वो वापस ले लिया। किन परिस्थितियों में, इस पर तो देश के वित्त मंत्री को जवाब देना चाहिए था। उनसे सवाल बनता है सबका। और ये बात तो सच है कि इतना बड़ा घोटाला, अब कोई कह रहा अंतर्राष्ट्रीय, अरे भाई आपके ऊपर हमला हुआ, आपकी लूट के खिलाफ हमला हुआ, आपके झूठ के खिलाफ हमला हुआ, वो भारत पर हमला हो गया। इस तरह तो जितने सब चोर हैं, बेईमान हैं, उन पर अगर सरकार कार्रवाई कर रही है तो भारत की सार्वभौमिकता पर हमला हो गया। ये नए किस्म का जो तर्क दिया जा रहा है, इसी में मालूम पड़ रहा है कि ये जो बत्तख है ये लंगड़ी है, इनके पास आधार नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि अगर आप हर्षद मेहता पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बुला सकते हैं, हाँ। तो वो तो छोटा सा मामला, ये तो बहुत बड़ा मामला है। कई देश उसके अंदर आ गए हैं और कई देशों के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अभी आपने बताया बोरिस जॉनसन के भाई जो इस कंपनी में एक बड़े पदाधिकारी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसे थोड़े इस्तीफा देता है कोई आदमी। जब धुआं तभी उठता है जब आग होती है। ये आग है और इस आग में से धुआं उठ रहा है और इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, हाँ। वित्त मंत्री जी की है। ये अतुल जी, बताएं, मैं नहीं रुकिए, बताएं ये कैसे हुआ, ब्रेक ले रही ये कैसे, हूं। ये मैं ये पूछना चाहता हूं। और आपने जो अपनी सारी बातें रखी सर, आप ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा है, ये हर्षल मेहता से ज्यादा बड़ा मामला हो गया है, लेकिन एसबीआई की तरफ से, एलआईसी की तरफ से जिस तरीके की प्रतिक्रिया दी जा रही है वो 1%, 0.90% के आसपास की प्रतिक्रिया, मतलब इतना दिख रहा है वो पूरी पाई का अरे हिस्सा। परसेंट पे क्यों जा रहे हैं? कितने हजार करोड़ का मामला है। नहीं, आप परसेंट ही पता जब मर्जी आए परसेंट गिराइए, जब मर्जी जाइए आप ऐसे देखने जाएंगे तो फिर अडानी तो इतने करोड़ों का मालिक है सर, उसमें तो फिर हम डिस्कस ही नहीं कर पाएंगे। कंपनियों का जीवन बीमा है। नहीं, वो फिर तो आप फिर ऐसे बात करने लगे कि एफपीओ गया तो 20,000 करोड़ का ठीक करना है। अब बड़ी बड़ी मैं कंपनियों सब समझ गई, मैं आपकी बात को भी मानने को तैयार हूँ सर, लेकिन ये जो आप बतख जिसको लंगड़ी कह रहे हैं, वो जब वो लंगड़ी तब हो जाती है जब उसके ऊपर किसी तरह का कुछ घपला नजर आ रहा होता है। और अभी भी आप उसे स्कैम कह रहे हैं। अभी जांच हुई कहां है, कंक्लूजन पर पहुंची कहां है? ये घपला है कि मामला कुछ और है? ये बतख दो पैर वाली कैसे हो जाती है जब अलग अलग राज्यों में, केरल में होती है, आंध्र प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है, पश्चिम बंगाल में इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है, तब ये बतख लंगड़ी क्यों नहीं होती है? तो अडानी पर लड़ाई तो विपक्ष दल भाई भाई, क्योंकि ये काम इससे पहले बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब सारे विपक्षी दल एक साथ एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आसिफ खान साहब, कल तो ममता बनर्जी साथ थी, आज नदारद, क्या वजह है? देखिए रूबिका जी, इतना बड़ा भूचाल आया है और बीजेपी ने कह दिया कि सेबी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है, लेकिन सेबी ने ये नहीं बताया कि अडानी जी के जो समधी हैं, जो अडानी जी के जो बेटे, जिनकी बेटी से विवाहित हैं, वो जो हैं सेबी में कमिटी फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में है। तो क्या उन्हें ये नहीं चाहिए कि वो अपने आप को सेबी से हटा ले ताकि एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो? ये जो जुगलबंदी है, ये जुगलबंदी मोदी जी का और अडानी जी का कोई नया तो नहीं है। आपको बिल्कुल याद होगा 2014 में जब एज अ चीफ मिनिस्टर कैंपेन कर रहे थे प्रधानमंत्री जी कि उन्हें प्रधानमंत्री का इलेक्शन का जब वो कैंपेन कर रहे थे तो वो किसके प्लेन का इस्तेमाल किया करते थे? वो जो रैली में पहुंचा करते थे, डेवलप करने के लिए अडानी जी जाया करते थे। 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उस जमाने में 25,000 करोड़ का पैसे की बात करेंगे। दीदी परसों बोल रही थी कि 25,000 नौकरियां क्रिएट हो जाएंगी। देते हैं। अरे पैसा लेते वक्त भी तो करप्ट आदमी करप्ट ही होता होगा ना।
हिंडनबर्ग का अरे, रिपोर्ट सफल साहब की आवाज बंद है मेरे को। हिंडनबर्ग उसके से पहले भूचाल आप मुझे आया एक चीज हुआ है। बताइए, उसका भूचाल आया हिंडनबर्ग हुआ है। अब आया 25,000 करोड़ का ताजपुर पोर्ट में इन्वेस्टमेंट है गौतम अडानी की कंपनी का, जिसमें ममता दीदी कहती हैं अपनी राजनीति चमकाते हुए कि मैं 25,000 नौकरियां क्रिएट करूंगी यहाँ आप से। सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए जो है तौसीफ भाई, मेरी बात सुनिए। मैं सुनिए ऐसा भी अडानी लेना है और बेईमान भी बताना है। सुनिए तौसीफ भाई, मेरी बात सुनिए। सर कैन यू हियर मी? तौसीफ साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? बन के बैठे हुए हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं? तौसीफ साहब, अडानी से जब अडानी से GM ना आपको आपका वास्ता है एयरपोर्ट ना दिया मेरा गया, वास्ता है। बोला सुन रहे हैं आप? दिल्ली और बॉम्बे किसी का एयरपोर्ट कोई दोनों वास्ता GM नहीं आपको है। दिया गया। अडानी ना आपके ये घर में बात आकर करके कुछ दे कि जा रहे हैं, ना दोनों हमारे को घर में, एक ना नहीं मेरे जाना घर में चाहिए, आकर लेकिन कुछ दे छह जा एयरपोर्ट रहे अडानी को दे हैं। दिया मेरा एक बहुत छह सिंपल सा एयरपोर्ट सवाल है। अडानी आई को दे थिंक दिया गया, तौसीफ लेकिन साहब GM कैन नॉट हियर आपको मी। तो दो एयरपोर्ट नहीं दिया गया। नहीं, आप सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे तौसीफ साहब? सुन रहे हैं आप मुझे? जी हाँ, बोलिए बोलिए। जी हाँ, मैं तो खामोश हूँ, बोलिए आप बोलिए। नहीं आप हुए ना खामोश, आप मतलब बीजेपी इतना के बोलते बजाय आप ही बोलते। बोलिए। नहीं बीजेपी तो है ही नहीं सर, यहाँ पर बीजेपी की बात ही नहीं हो रही है। मैं अडानी का जिक्र कर रही हूँ। उन्हीं की तो बात होनी चाहिए। मैं अडानी का जिक्र कर रही हूँ। अरे अडानी बीजेपी कैसे हो गया भाई? गवर्नमेंट में तो बीजेपी अडानी है, तो उस सवाल लिहाज तो से बीजेपी टीएमसी से भी होगा। हो गया, अडानी उस लिहाज से कांग्रेस भी हो गया। कैसे नहीं होगा? आपके पास जब आए अडानी तो साफ सुथरे, केंद्र सरकार, लेकिन केंद्र के पास जाए तब दगाबाज। लोन माफ किए जा रही है, वेवर पे वेवर दिए जा रही है केंद्र सरकार, और आप कह रही हैं कि अरे आप मुझे ये बता, ठीक है, अब इतना करप्शन है, अडानी ग्रुप और अडानी इतने करप्ट इंसान हैं, तो 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आप क्यों ले लेते हैं? कैसे बजट वो का रिपोर्ट अब आया है। हिंडनबर्ग का आपको रिपोर्ट अब आया डेटा है। सेंटर बनाने का प्रोजेक्ट आपने को इस शख्स को क्यों दे दिया? S&P डाउ जोन्स से अडानी एंटरप्राइज को अब हटाया 10,000 करोड़ के LIC निवेश ने का जब statement अडानी दिया, ने RBI ऐलान ने किया तो statement दिया, आपने उस अब दिया करप्ट है। इंसान से SEBI क्यों ने निवेश ले investigation लिया? अब स्टार्ट किया है, तो आसिफ अब साहब मुझे एक्शन ये होगी। बताइए ना, एक्शन अब होगी। एक्शन अब होगी मतलब जब 6 महीने हिंडनबर्ग पहले का की बात रिपोर्ट है। आया है, 6 महीने पहले की बात है। हिंडनबर्ग का करप्ट रिपोर्ट आया अगर है, ये शख्स है तब ना एक्शन तो 6 होगा। महीने में तो करप्ट नहीं हुआ, आपको- आपको इस 2014 बात के पे बाद से हैरानी- करप्ट है ना तौसीफ भाई? 2014 के बाद से करप्ट हो गए ना ये इंसान, तो फिर आप लोगों ने इतना उनसे पोल तो क्यों मैडम, इन्वेस्टमेंट पोल ले खुलने लिया? में तो टाइम लगता है ना। अरे तो मैडम, पोल पोल आपको खुलने तो में ये तो टाइम पोल लगता खुलने है ना। पोल आज नहीं, ये पूरे पोल खुलने वाली बात आप international लोगों को तो पता होगी आज ना, हर कोई, तो क्यों आज उस शख्स हर से कोई आपने अडानी जी इन्वेस्टमेंट के लिया? खिलाफ मुझे ये है। बताइए। आज आप ही एक अडानी जी के सपोर्ट में आ रही है। विदेशी अब आज कंपनी ही पर आप ही कह रही उसकी कि नहीं, रिपोर्ट उनके पर खिलाफ पूरा investigation भरोसा, नहीं होना चाहिए, उनके खिलाफ क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं हिडनबर्ग होना पर चाहिए? पूरा भरोसा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हिडनबर्ग के और अलावा आप इन्वेस्टमेंट देखिए लेते कितने वक्त लोगों आपको ने अडानी एक्शन पर भी लिया पूरा अडानी पे। भरोसा था, अडानी लेकिन पे आज आप सारे कह लोगों रहे हैं कि ने एक्शन अडानी लिया, सिवाय करप्ट है, BJP के, बदमाश सिवाय है। नरेंद्र मोदी के। नरेश माहेश्वरी, भाई इन्वेस्टिगेशन क्यों ना हो? हाँ, सेबी में इन्वेस्टिगेशन क्यों ना अडानी हो? जी के, ये बात तो मैं मानती हूँ सर, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन इसमें राजनीति आप क्यों कर रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि ये सिर्फ मोदी का किया धरा है? आप लोगों के यहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट हो रहा था तब क्या मोदी जी की रिक्वेस्ट पर आपने लिया था? ममता बनर्जी जो उनसे इन्वेस्टमेंट ले रही थी वो मोदी जी की रिक्वेस्ट पर कर रहे थे। भाई टेंडर प्रोसेस है, वो एक बिजनेसमैन है, वो आ सकते हैं। यू वर वेरी टेंडर दैट टाइम, लेकिन सेबी में संधि को क्यों बैठा के रखे? आप बताइए ना। नरेश माहेश्वरी, इस बात का जवाब दीजिए। शहबाज जब बाजार की सेबी जानकार है, investigate जवाब करती तो लेंगे उनके मेरे से सभी आप। वहाँ पे सफल साहब ने एक सेकंड देखिए हाँ देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को ही क्यों सेलेक्ट किया। हमने हिंडनबर्ग का मॉडल देखा है, आपके उसके ऑनर एंडरसन की हिस्ट्री देखिए, वो सीएफए है, उनका बिजनेस डिक्लेयर्ड जो मॉडल है वो मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम शॉर्ट सेलिंग है। इसका मतलब है उन्होंने खाली शॉर्ट सेलिंग करनी है। शॉर्ट सेलिंग करने के लिए उनको कुछ कंपनियां सेलेक्ट करनी होती हैं। अब वो सिलेक्ट करके यूएसए में बैठे हैं, उन्होंने आज तक इंडिया में कोई काम नहीं किया। इंडिया की जो सबसे पहली कंपनी उन्होंने सेलेक्ट की, ग्रुप सेलेक्ट किया, वो अडानी ग्रुप ही सेलेक्ट किया। अब अडानी ग्रुप सेलेक्ट करने के पीछे क्या मंशा थी? क्या ये इंड्यूस था या ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिक्स था, डाटा था? अगर मैं मान के चलता हूं कि प्राइस अर्निंग रेशो, जो कि हम भी एक बहुत मार्केट करते रहते हैं रिसर्च, अगर पीई रेशो से चले, जो पिछले 1.5 साल में इतने आईपीओ आए हैं
उन सारों की जो पीई रेशो है, जो अर्निंग रेशो है, जो हम कह रहे हैं प्राइस बढ़ गई घट गई, वो इसके मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो अगर उनको पकड़ना होता, आप ये कह रहे हैं इसमें आपको किसी तरह की कोई साजिश नजर आ रही है। पर एक जो बात सप्पल साहब यहाँ उठा रहे हैं, अतुल अंजान जी उठा रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी उठाकर गई, वो ये कह रही कि 25,000 करोड़ रुपए जिस शख्स के पास 2013 में हुआ करते थे, आज की तारीख में वो 7,40,000 करोड़ की संपत्ति पर कैसे बैठा हुआ है, कैसे हुआ ये, इसका क्या जवाब है? देखिए 7,40,000 अगर संपत्ति को माने, ये पेपर संपत्ति है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो शेयर 300 रुपए का था वो आज 3100 रुपए का है, तो 100 टाइम्स वैसे ही मल्टीप्लाई हो गया। और ये मार्केट जो चलती है गिरती, हमने बहुत शेयर्स देखे हैं जो 15 रुपए का भी होता है, 1500 रुपए का भी होता है, जब साइकिल चलता है। और जो भी न्यू एज है, आप इसकी वैल्यूएशन देखेंगे कि कैसे की जाती है। आज अडानी का 30% जो शेयर है वो ग्रीन में है, 30% पोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है। उनकी जो वैल्यूएशन है अगर आप कहीं से भी निकालेंगे तो हर जगह से ऐसे है। अगर हम पी रेशो या डेट इक्विटी रेशो, मेरे ख्याल से सप्पल साहब कुछ कहना चाहते हैं, अतुल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। नरेश जी ठीक है, अगर कोई कैश फ्लो ठीक है, आप जो है शेयर बाजार के जानकार हैं, एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, सप्पल साहब को ये लगे कि ये बीजेपी हेडक्वार्टर से आए हैं उससे पहले ही। हाँ सप्पल साहब। नहीं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता हूँ। दो सवाल उठे कि अडानी जी अच्छे बिजनेसमैन हैं और एक LIC का इशू। देखिए रूबिका जी, इस देश में बिजनेसमैन बहुत अच्छे हुए, जैसे आजकल जेल में है वेणुगोपाल धूत, उनके भाई कभी बीजेपी शिवसेना के कैंडिडेट थे, राज्यसभा में थे। अगर उन्होंने बाद में जुर्म किया तो उसका बिजनेस डिस्क्रेडिट नहीं होता है। मेहुल चोकसी को मोदी जी अपने घर में मेहुल भाई कह के बुलाते थे, आज वो भागे हुए हैं। इससे बिजनेस और क्राइम दो अलग चीज है। अगर आप बहुत अच्छा बिजनेसमैन हैं, अगर आप बहुत सफल बिजनेसमैन हैं, इससे आपको ये गारंटी नहीं मिल जाती कि अब आप क्राइम कर सकते हैं। इसीलिए कॉर्पोरेट लॉज बने हैं, इसीलिए SFIO है, इसलिए सेबी है, इसलिए कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री है, इसलिए ED है, इसलिए CBI है, इसलिए CVC है। ये नियम इसलिए बने होते हैं कि आप अगर सफल हैं तो उसकी आड़ में आप क्राइम ना करें। बात ये नहीं हो रही कि अडानी सफल है या नहीं, अडानी सफल है, हम सब जानते हैं सफल है। बात ये हो रही है कि 38 शेल कंपनियां उसके थ्रू पैसा रूट हुआ है, उस पे आज केंद्र सरकार क्या करने जा रही है। या केंद्र सरकार ने मान लिया कि शेल कंपनी है ही नहीं, मान लिया तो किस आधार पे माना है? कोई जांच की है उन्होंने? कहीं से उनको पता है या अडानी जी पहले से उनको कोई बात बता के रखे हुए हैं? सवाल ये है कि अगर तो शॉर्ट सेलिंग कंपनी के आरोपों को सच मान लेना चाहिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं जांच करिए। इतनी एजेंसी जांच क्यों नहीं करेंगी? सच को झूठ क्यों मान लिया उन्होंने? अब LIC की बात पे आता हूं। LIC ने कहा कि उन्होंने 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था और अब 56,000 करोड़ की वैल्यू पे है। एक झूठ बोल गए कि ये वैल्यू 27 तारीख की थी, 27 जनवरी की। उसके बाद 50% रेट गिर गए हैं। आज वो वैल्यू लगभग 28,000 करोड़ पे है। आज 2,000 करोड़ का घाटा हो चुका है LIC को। ये बात भूल गए आप लोग। और अगर ये रिपल इफेक्ट बंद नहीं होगा तो ये कहां जाके रुकेगा, इस बात को आप भूल गए। हम बात ये कह रहे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर भारत सरकार ने ये मान कैसे लिया कि सब कुछ झूठ है और अडानी जी बिल्कुल सही है? वो एजेंसीज क्यों बनाई है आपने नियम कानून क्यों बनाए हैं? नहीं सप्पल साहब, नहीं, हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सेबी जांच कर रही है ना सर। अगर मान लिया होता कि ये शख्स दूध का धुला है, जांच कर रही है, साफ सुथरा है। जी, ये आपके शोबे लोगों ने बोला है, सेबी ने नहीं बोला है अभी तक। अरे सेबी ने नहीं बोला, क्या नहीं बोला? और जांच में अंतर है ना सर। अब वो सब चीज आकर बताए। आपको कैसे पता जांच शुरू हुई? आपको कैसे पता है? सर आपके यहाँ भी बहुत सारी चीजें होती है, वो हमें सूत्र बता रहे होते हैं, पर आधिकारिक तौर पर आप नहीं बोल रहे होते हैं। हमें सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। सूत्रों से सरकारें नहीं चलती, सरकारें नियम कानून से चलती हैं। अगर सेबी जांच नोटिफाई नहीं की है, आप मुझे बताएंगे ना। रूबिका जी, कोई सरकारी एजेंसी बिना नोटिफिकेशन के जांच नहीं करती। हमें आप जैसे सूत्र जानकारी देते हैं और उसको जो है हम देश तक रखते हैं। लेकिन नहीं, ये बताइए कोई सरकारी एजेंसी रूबिका जी, आपके सूत्र ने बताया समझी के बारे में। ये आपको बड़ा समझी में इंटरेस्ट आ रहा है तौसीफ साहब? बिल्कुल इंटरेस्ट है। ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार और समझी TMC में भी है, इस बात का अकल है ना। बिल्कुल इंटरेस्ट है। सेबी आप छोड़ दीजिए। अतुल जी सप्पल साहब, तौसीफ खान साहब रोक रही हूँ। अतुल साहब सर, मैं बस बहुत छोटा सा सवाल रूबिका जी, इस पूरी परिचर्चा के अगर आप इजाजत दे तो मैं सवाल बस पूछ लूं, क्योंकि आप ना ईमानदारी से बेबाकी से अपनी बात रख लेंगे। सर मेरा बस इतना कहना है,
हो सकता है कि अडानी जो है वो करप्ट इंसान हो सकता है उसने बड़े लेवल पर करप्शन किया हो। मैं इस पर जो हो रही राजनीति उसे नहीं समझ पा रही हूँ कि आपके राज्यों में आपने करप्ट इंसान को कैसे घुसने दिया। जब वो आ रहा था तब वो भाई साहब जमाई साहब थे, और आज की तारीख में जब गड़बड़ी है तो वो सिर्फ मोदी का आदमी हो गया। मेरा जो कहना है अतुल साहब, बस इस पर आकर रुक रहा है। रूबिका जी, बड़ी लंबी बहस हो गई और मैं अब ये समझता हूँ कि कभी कभी वाल्मीकि भी बहुत अच्छी वाल्मीकि रामायण लिख जाते हैं। हमारे इतिहास में इस बात का है। वो बहुत अच्छे आदमी हो सकते हैं, बहुत दानी हो सकते हैं, बहुत विकास के, लेकिन आज उनके खिलाफ जिस तरह की हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है उस रास्ते से होकर के उनको तो बेबाक होना ही पड़ेगा, बेदाग अपने को साबित करना पड़ेगा। और ये साबित वो अपने को वॉलंटियरली टेलीविजन पर रख कर नहीं कर सकते। इसलिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आप सेबी से जांच कराइए, आप जेपीसी बनाइए, आप ईडी से जांच कराइए। ये छोटा मोटा मामला नहीं है। लोगों का विश्वास स्टॉक मार्केट पर अगर उठ जाएगा तो आपके विकास की पूरी गाड़ी धसक जाएगी। इसलिए जरूरी है कि ये आदमी जो फंसा है ये सही है या गलत है, इसकी जांच भारत सरकार की एजेंसियां करें। भारत सरकार की एजेंसी जांच करे, ये बात विजय सिरदाना आप भी मानते हैं? 10 सेकंड सर। देखिए, सीधी सी बात है, बात सही है कि जो कंसर्न एजेंसी है वो करे, लेकिन जेपीसी का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि किसी पार्लियामेंटेरियन में कोई ये क्षमता नहीं है कि वो बैलेंस शीट बैठ के पढ़े और इन्वेस्टिगेशन करें। तो पहले आप जो सिस्टम है उसको फॉलो करें, उनकी रिपोर्ट आने दें। अगर उसमें कोई डिफेक्ट आता है तो आप पार्लियामेंट्री डिबेट कर सकते हैं, लेकिन बगैर आंकड़ों को जाने, बगैर ऑडिटिंग रिपोर्ट आए, बगैर तथ्यों को जाने आप सीधा जेपीसी पर मिलाकर इसे राजनीति का खिलौना ना बनाएं और इस पर जो दिशा और जो रास्ता तय होना चाहिए उस पर ही रहा जाए। हम ये नहीं कह रहे कि कौन सच्चा कौन झूठा, लेकिन इतना जरूर है कि इसमें जांच होनी चाहिए, राजनीति नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।